बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम अगली वीडियो पे आ गए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो पिछले वीडियो के रह गए थे वो मैं यहाँ पर बता दूँ। वो ये है कि मैंने आपको कहा था कि मैं क्रेस्ट और ट्रफ्स को बताऊंगी, वो मैंने डिफाइन कर दिया था, लेकिन वहाँ एक बात और रह गई थी बताने वाली। वो ये कि अगर हम कंप्रेशंस, ये देखिए मैंने क्या ड्रॉ किया है स्प्रिंग में, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है। अब दो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक कंसेक्यूटिव, यानी जाहिर है कि दो कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, के दरमियान की जो लेंथ है, उसको हम कहते हैं कि वो वेव लेंथ है। उस वेव की वो लेंथ है और उसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको कहते हैं लैम्डा। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव यानी कि वो साथ साथ कभी भी नहीं आएंगे, उनके बीच में तो एक रेयर फ्रैक्शन आएगा ना। दो कंसेक्यूटिव यानी कि एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान की जो लेंथ है उसको हम वेव लेंथ बोलेंगे। इसी तरह दो रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान की भी जो लेंथ है, कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान की लेंथ को भी हम लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह क्रेस्ट ट्रफ्स के फॉर्म में भी अगर हम बोलें कि अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो उसमें हम वेवलेंथ किसको कहेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, या डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive troughs is called as the wavelength of that transverse wave and we denote it by lambda. ठीक है, और ये जो मैंने बिल्कुल मिडिल में लिया है ना, ये आई कैन टेक इट नॉट यानी कि एक दफा मैंने अगर पीक पॉइंट पे लिया है ना इसका, तो दूसरा क्रेस्ट का भी मुझे पीक पॉइंट के दरमियान की डिस्टेंस लेनी है। और अगर ऐसे नहीं तो मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ। ये वेवलेंथ जानने के लिए मैं क्रेस्ट, ये दो क्रेस्ट के दरमियान की बात करें। ठीक है, तो दो क्रेस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लूं और इस क्रेस्ट का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, तो इन दोनों के दरमियान यानी कि आपने क्रेस्ट का कोई भी पॉइंट आपने जो चूज किया है ना, अगले कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का भी वही पॉइंट चूज करना है और तब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, दैट विल बी वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। ठीक है, चलें अब हम आते हैं इससे आगे। इसको मैं रब कर देती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। हमने शुरू में पढ़ा था कि वेव जो है वो इट इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस एंड इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये इसकी एक्टिविटीज भी हमने देखी और जो सबसे पहले एक्टिविटी हमने पढ़ी थी 10.1 में, वही एक्टिविटी इज सफिशिएंट टू टेल टू डिस्क्राइब कि ये जो वेव हैं दे कैरी एनर्जी विद देम। ठीक है, वो इस तरह से कि जैसे कि हमने टब में पानी लिया था और मैंने आपको बताया था कि पेंसिल से आप डिप करें, आप वाइब्रेटिंग मोशन में प्रोड्यूस करने के लिए वेव प्रोड्यूस हो गई और आपने देखा कि आपको याद होगा कि उसमें वाटर सरफेस में क्या क्रिएट हो गई थी, रिपल्स क्रिएट हुई थी। डिस्टर्बेंस ने क्या क्रिएट की थी, रिपल्स क्रिएट की थी, और रिपल्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स दे ट्रेवल्ड आउटवर्ड। और आउटवर्ड हमें कैसे पता लगा था कि हमने टब के एज पर एक कॉर्क रखा था, तो वो पहले तो स्टिल था, लेकिन जैसे ही रिपल्स वहां तक पहुंची यानी कि वेव वहां तक पहुंची तो इट स्टार्टेड मूविंग अप एंड डाउन। दैट मीन्स कि हमने पेंसिल को जितने जोर से, जितना हमने फोर्स लगा के अप एंड डाउन मूवमेंट दिया था, उसको जितना विग्रसली हमने उसको, अगर आहिस्ता से हम पेंसिल को अप एंड डाउन करेंगे तो जितनी एनर्जी उस वक्त ट्रांसफर हुई थी वही एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड बाय दैट वेव, और कॉर्क भी फिर उतनी ही एनर्जी से या उससे लेस एनर्जी से, क्योंकि हर दफा थोड़ी सी एनर्जी डिसिपेट भी हो जाएगी, खत्म भी होगी इन ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर ऑफ दैट वाटर सरफेस। ठीक है, तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। मैं बहुत तेजी से पेंसिल को अप एंड डाउन मूवमेंट दूंगी तो कॉर्क भी बहुत तेजी से अप डाउन मूवमेंट करेगा। तो यानी कि जितनी एनर्जी आपने वाइब्रेटिंग बॉडी को दी है वही एनर्जी is being transferred outwardly to the cork there। तो ये एक एक्टिविटी 10.1 वाली भी आप इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और आपके बुक में 10.3 दी हुई है वो भी वही है ऑलमोस्ट, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो एनर्जी मैंने भी बात की कि आप कितनी एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द वेव, ये कैसे पता लगता है, इट इज फाउंड बाय इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, अब यानी कि अगर एक वेव को आप वाइब्रेटिंग बॉडी को आपने जर्क दिया और अगर वो
इतने एम्पलीट्यूड से मूव कर रही है, ठीक है। तो दिस एम्पलीट्यूड, दिस साइज ऑफ द एम्पलीट्यूड विल टेल यू कि एनर्जी कितनी है। अब किसी दूसरे वेव में जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। तो दिस इज E1 सपोज एंड दिस इज E2 विच इज लार्जर। कौन सी आपको नजर आ रही है? मैंने आपको कहा कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इसका लार्जर है, तो वी सी दैट फ्रॉम हियर वी कंक्लूड कि E1 इज लार्जर देन E2। तो वी से दैट कि जब वेव ट्रेवल करती है तो हाउ मच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी लेस एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड, और जितना ज़्यादा एनर्जी एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड। ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने पहली एक्टिविटी 10.1 ही यहाँ पे डिस्कस करी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे जो एक खास बात थी वो ये बतानी थी कि जब वेव ट्रैवल करती है तो वेव जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है पार्टिकल टू पार्टिकल, अपनी नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफर करती जाती है, बजाय इसके कि वो खुद वहाँ से एंड तक चली जाए। और ये हमने आपके उसमें एक्टिविटी में भी यही बात की थी कि वाटर, जब हमने पेंसिल को अप एंड डाउन मूवमेंट दिया था तो उसने पानी के उसके नेबरिंग पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, और वो डिस्टर्ब यानी कि वो एनर्जी ट्रांसफर हुई और दे स्टार्टेड आल्सो वाइब्रेटिंग। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो ये अपने साथ वाले नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं और वो फिर अपने अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। इस तरह से डिस्टर्बेंस जो है यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होती है नेबरिंग पार्टिकल्स टू नेबरिंग पार्टिकल्स, और इस तरह से फिर वो कॉर्क तक पहुंची थी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यानी कि जो पानी का जो जो पेंसिल के साथ जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो वहां एंड तक नहीं पहुंच गए, बल्कि एनर्जी पहुंची है एंड तक। पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर देयर देन एंड देयर, ठीक है। जैसे कि आप कभी साइकिल स्टैंड की में खड़ी हुई साइकिल्स को याद करें कैसी नजर आ रही होती है लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। आपने पुश दिया एक बाइसाइकिल में, साइकिल स्टैंड ये है, साइकिल स्टैंड में बहुत सारी साइकिल्स लाइन से लगी हैं। आप खड़े होके सिंपली एक साइकिल को हल्का सा पुश देते हैं, क्या होगा? ये साइकिल इस पे गिरेगी, ये साइकिल इस पे गिरेगी, ये साइकिल इस पे गिरेगी, ये साइकिल, और इन अ मिनट और टू पूरी साइकिल्स पूरे स्टैंड में जो है दे विल फॉल डाउन। तो ऐसा, तो व्हाट हैपेंड कि आपने जितनी एनर्जी ट्रांसफर की थी पहली बाइसाइकिल में, तो वो एनर्जी ट्रांसफर ये एक्चुअली कैसे गिर गई सारी की सारी बाइसाइकिल, वो एंड पे जो बाइसाइकिल तक वो सारी एनर्जी नेबरिंग बाइसाइकिल से ट्रांसफर होती गई, ठीक है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई वहां तक, ना कि मैटर, यानी कि वो पार्टिकल खुद नहीं वहां तक पहुंचे। ये वाली पहली वाली बाइसाइकिल दूसरे एंड तक नहीं पहुंच गई, बाइसाइकिल तो वहीं रही, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ इस हमने आर्टिकल में यही पढ़ना था कि वेव्स जो हैं दे कैरी एनर्जी, एनर्जी को लेके जाती हैं और दूसरे एंड तक पहुंचाती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। इसके साथ ये लिखना है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। मैटर में अब ये यहाँ पे जैसे अगर मैं साइकिल की बात कर रही हूँ तो मैटर इज सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ बाइसिकल्स, और जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मैटर वहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम समझते हैं कि वेव कैसे एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी बिहेव करती है, ठीक है। अब इसके आगे जब हम ये देखते हैं कि ये कुछ भी हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं कि जब वेव मोशन हो ही रहा है तो किसी ना किसी स्पीड से हो रहा होगा, तो हम उस मोशन को या उस स्पीड को, वेव की स्पीड को कहते हैं वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी अब हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी। ये क्या होती है? इट इज द वेलोसिटी विद व्हिच अ वेव मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब ये वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी तो वी डिनोट इट बाय सिंबल स्मॉल v, ठीक है। और ये वेलोसिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह से होती है? इट इज डिफाइंड बाय द सेम बेसिक फॉर्मूला व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यू सी कि अगर द टाइम
in which the wave travels from one point to another is its time period। अगर वो टाइम उस वेव का टाइम पीरियड है जिसमें वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है मीडियम के, तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसकी कितनी के बराबर है, वेवलेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये सिंपली v को लिख सकेंगे डिस्टेंस की जगह पे वेवलेंथ और टाइम की जगह पे t। तो दिस इज v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t फॉर द वेव वेलोसिटी। और हमें ये पता है कि 1/t यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल हमने शुरू की वीडियो में देखा था। I can write it here as 1/t की जगह मैं f लिख दूं और लैम्डा वैसे का वैसे। तो I get a formula for v is equal to f। So this is the formula for wave velocity, that is v is equal to f lambda। ये है तो बिल्कुल छोटा सा 2 स्टेप का क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इसको तो जरूर आप पढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी अगर बोलेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी वेव वेलोसिटी की, ऑब्वियसली ms-1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जैसे फ्रीक्वेंसी की ये फॉर्मूले से भी आ सकती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है पर सेकेंड होती है, यानी कि सेकेंड नीचे आ गया, और वेव लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर पर सेकेंड ये यूनिट आ गई वेलोसिटी की। ठीक है ना, तो वी सी दैट वेव वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब इस पे बेस्ड हैं। किसी भी चैप्टर में 2 या 3 ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसमें बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम अगले वीडियो में बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट रिपल टैंक। ठीक है, रिपल टैंक एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।